नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ मैं फिर से इस सीरीज का चौथा भाग लेकर। और इसमें हम हेडिंग 47 पे बात करेंगे। 46 हेडिंग हम बात कर चुके हैं बैंकों की मायाजाल नामक किताब की। ये जो किताब आप देख रहे हो ये रही बैंकों की मायाजाल। ठीक है, कि आप कैसे गरीब हो और आप अमीर कैसे बन सकते हो, दुनिया के 95% लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने अगर पीछे के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक है, जल्दी जाके दौड़ के जाइए और देखिए। तो हेडिंग 47, इकोनॉमिक हिटमैन। इकोनॉमिक हिटमैन क्या होता है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडम लिखते हैं, किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने के 2 तरीके हैं, एक तलवार की धार से और दूसरा उसे कर्ज के जाल में फंसाकर। इस कर्ज के जाल में गुलाम बनाने की प्रक्रिया को विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉन परकिंस ने अपनी पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में समझाया है। जॉन परकिंस पहले इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे, परंतु बाद में चेतना जागृत हुई तो जॉन ने इन लोगों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया। वे बताते हैं कि पहले संसाधन संपन्न किसी देश को ढूंढा जाता है, फिर उसे विश्व बैंक या IMF से विकास के नाम पर बड़ा सा लोन दिलवाया जाता है, जबकि पैसा लोगों को नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जाता है। लोगों को थोड़ी जाता है, वो कंपनियों को जाता है। कंपनियां अपने देश का विकास करती हैं, मतलब दिखावे का विकास, असली वाला नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण ऋण डॉलर में लिया जाता है। वो डॉलर राज्य है ना, उसके लिए तो सारे काम डॉलर में होते हैं, इसलिए ऋण और उसका ब्याज डॉलर में ही चुकाना होता है। इससे डॉलर मजबूत होता है, रुपया गिरता है। अगर कोई भी देश एक बार ऋण जाल में फंसा तो समझो स्वाहा। इसमें लिख रहा है ऐसा, ऋण वापस नहीं चुकाया जाता तो वे जॉन परकिंस की तरह इकोनॉमिक हिटमैन को भेजते हैं, उन देशों को ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह से उन देशों में सुधार के नाम पर कुछ शर्तें लगाकर वे पूरे देश के स्वामी बन जाते हैं। उन शर्तों के अंतर्गत वे उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन करने को कहेंगे, जिससे सस्ती दर पर देश के संसाधनों को लूटा जा सके। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से ये लोग सारे प्राकृतिक संसाधनों को करोड़ों के भाव में ले जा रहे हैं। संसाधन ही असली धन है और अगर ये लुट गए तो देश को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ अन्य शर्तों में वे वैश्वीकरण के चक्कर में फंसाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बैंक, बिजली प्रणाली, जल बोर्ड, बीमा कंपनियों को बेचने का दबाव बनाएंगे। वे यह भी चाहेंगे कि वह देश युद्ध में उनका साथ दे। उनके लिए अपने देश में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या अमेरिकी सेना के सैन्य अड्डे, मिलिट्री बेस का निर्माण करें और संयुक्त राष्ट्र में मतदान दें, उनका साथ दें। अगर कोई देश इन शर्तों को नहीं मानता है तो वे लोग परकिंस की तरह हिटमैन भेजते हैं। इकोनॉमिक हिटमैन एक ऐसा आदमी होता है कि जो उस देश के जो नेता को भ्रष्ट करके आर्थिक साम्राज्य के अधीन रहकर उनके इशारों पर काम करने के लिए बोलता है पहले वो, फिर नेता उनकी बात ना माने इकोनॉमिक हिटमैन की तो उसे मारने के लिए लोग भेजे जाएंगे। नेता को मारने के लिए, देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जनता या सेना से तख्ता पलट करवा दिया जाता है सरकार का। अगर देश की जनता और सेना नेता के साथ हो तो वह युद्ध तो वो बच भी जाए। मान लो लोगों को पता हो कि सरकार अच्छी है तो कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो फिर क्या करते हैं, उस देश को बदनाम कर देते हैं, युद्ध में घुसा देते हैं उस देश को और अपना काम कर देते हैं। बैंकों के मालिक। हेडिंग 48, ईरान और ग्वाटेमाला। लोकतांत्रिक ढंग से मोसादेक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उनके कौशल को देखकर टाइम पत्रिका ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। मोसादेक ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर ईरान के लोगों को लाभ पहुंचाने की घोषणा की। अमेरिका के करोड़ों डॉलर के साथ CIA एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान भेजा और ईरान में विद्रोह करवाया। मोसादेक सत्ता से फेंक दिए गए और कठपुतली के रूप में शाह को लाया गया। इस तरह से यह देशों में जोड़ तोड़ करके साम्राज्य बनाने का नया तरीका बन गया। अरबेंज 1951 में उस समय ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने जब देश यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की जकड़ में था। अरबेंज लोगों को उनकी जमीन वापस करवाना चाहते थे। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने अमेरिका के लोगों का मानस बनाने के लिए एक पब्लिक रिलेशन फर्म के माध्यम से अमेरिका में एक बड़ा अभियान छेड़ा कि अरबेंज रूस की कठपुतली हैं, कम्युनिस्ट आतंकवादी हैं। अमेरिका ने अरबेंज को मारने के लिए एजेंट भेजे, विमान भेजे और अंत में सेना ही भेज दी और अरबेंज को। अब हेडिंग 49, चिले। 1973 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 1 दिसंबर 2006 की पाठ्य पुस्तक, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से साम्राज्यवाद का विरोध करने पर चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की हत्या कर दी गई। ठीक है, लोकतंत्र के 2 हिस्से। अब इसमें आयेंदे क्या कह रहे हैं? मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिले के लोग
उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यहाँ कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिले जगह का नाम है, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मतलब उन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। ये सल्वाडोर आयेंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति आयेंदे और उनकी सुरक्षा गार्ड चिले के राष्ट्रपति भवन में ले गए। यह उसके कुछ मतलब फिर जो है जो भाषण दिया उसके कुछ घंटे बाद ये आयेंदे की हत्या हो गई, है ना। तो जो अमीर लोग थे वो खुश इसलिए नहीं थे कि वो मजदूरों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आयेंदे अमीर लोग दुखी थे, उन्होंने मर पाया। अमीर लोग मतलब बैंकों के मालिक जो हैं। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। आयेंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयेंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को फ्री में दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। 1973 का सैनिक तख्ता पलट। 11 सितंबर 1973 को आयेंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आयेंदे ने इस्तीफा देने से या देश से बाहर जाने से मना कर दिया। फौज में कुछ करती इससे पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने पढ़े हैं, वही वाले कि चिले जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयेंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। जो मरने वाले थे ना उनको पता था। तो देखिए जो बमबारी हो रही है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही बमबारी, ये तो है और ये बमबारी ये भवन पर हो गई है इस तरीके से। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक सत्ता पलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आयेंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बने बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो पैसेले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया था। जनरल बैसेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफी सारे लोग लापता हो गए, कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। 50वीं हेडिंग है इक्वाडोर 1981। जेम रोल्दास ने इक्वाडोर जगह का नाम है, जेम रोल्दास वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह हैं। जेम रोल्दास ने इक्वाडोर के संसाधनों को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का वायदा किया। यह सुनिश्चित करने के लिए वह चुनाव लड़ा और वह अब तक रिकॉर्ड मतों से राष्ट्रपति बना। जॉन परकिंस ने उससे कहा, अगर तुम और तुम्हारा परिवार हमारे खेल खेलो तो ठीक है, तुम बहुत अमीर बन सकते हो। मतलब बैंकों के हिसाब से चलोगे तो हम तुम्हें अमीर बना देंगे, अपने हिसाब से चलोगे तो खत्म। लेकिन अगर तुम वो नीति अपनाओगे जिसका वायदा जनता से किया है तो माफ कीजिएगा पर आपको मरना पड़ेगा। एक विमान दुर्घटना में रोल्दास की मृत्यु हो गई, खत्म हो गए भैया। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वैसे ही पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और नजदीक के एक सैनिक अड्डे से सिर्फ अमेरिकी सेना को वहां जाने की अनुमति थी। कुछ लोगों ने देखा कि विमान से एक मिसाइल टकराई है, उसके बाद ही वह गिरा है। इस बात की गवाही देने से पहले ही 2 मुख्य गवाहों की भी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखो ये रहा विमान भैया, ये टूटा पड़ा है, ठीक है। पनामा हेडिंग 51। पनामा जगह का नाम है, 1981 की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
पनामा के राष्ट्रपति उमर टोर्रिजस बहुत करिश्माई व्यक्ति थे। वो वास्तव में अपने देश की मदद करना चाहते थे। जब जॉन परकिंस ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, देखो जॉन, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे देश के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका उस सारे विनाश की भरपाई करे जो उसने मेरे लोगों का किया है। मैं एक ऐसी स्थिति में होना चाहता हूँ जहाँ मैं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को उनकी स्वतंत्रता दिलाने और संयुक्त अमेरिका की इस भयानक उपस्थिति से मुक्त कराने में मदद कर सकूं। आप हमारा बुरी तरह से शोषण कर रहे हो। मैं तो बस पनामा लोगों के हाथों में पनामा नहर वापस दिलाना चाहता हूँ। पनामा जगह का नाम है, फिर मतलब नहर है ना जहाँ से पानी पीते हैं, तो उसको वापस दिलाना चाह रहे थे, मतलब उन लोगों के कब्जे में होगी, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो दिलाना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। 1981 की मई में जेम रोल्दस की हत्या हो गई थी, जो पीछे वाली कहानी है अभी, जो विमान दुर्घटना में जो हुई है। और उमर को इसके उमर टोरिजस जो ये राष्ट्रपति हैं पनामा वाले, इसके बारे में पता था कि ऐसे ऐसे मरवाया गया था वो। उमर टोरिजस ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, शायद अगला नंबर मेरा है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जो करने के लिए यहाँ आया था वो कर दिया मैंने। पनामा नहर पर फिर से बातचीत की है, नहर अब हमारे हाथ में होगी। उसी वर्ष की जून में 2 महीने बाद वे भी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। टोरिजस के सुरक्षा गार्ड ने अंतिम क्षण में उसे एक टेप रिकॉर्डर सौंपा था जिसमें एक बम था। अब हेडिंग बामन, वेनेजुएला, 2002, यानी कि आज से करीब 18 साल पुरानी कहानी आ रही है अभी। 1998 में ह्यूगो सेवेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं और वो भी वेनेजुएला के तेल को मुख्य रूप से वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने के वायदे के कारण। वेनेजुएला में 2002 में एक तख्ता पलट की कोशिश की गई जिसमें निश्चित ही CIA का हाथ था। विपक्ष ने कुछ हजार लोगों को प्रदर्शन करने भेजा और टेलीविजन की मदद से इस भीड़ को ऐसा दिखाया कि लाखों लोग क्रांति चाहते हैं। फिर सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने सेवेज को बंदी बना लिया। अमेरिका के पक्षधर सत्ता में आ गए और वे सेवेज को अमेरिका को सौंपने वाले थे। इस षड्यंत्र को समझकर अचानक सेवेज के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। अमेरिका के पक्षधर लोग भाग गए और सेवेज को मुक्त करा लिया गया। लोगों की ताकत के सामने अमेरिका भी टिक न पाया और सेवेज इस नियंत्रण से बच गए। 2013 में सेवेज की मृत्यु के बाद बैंकर्स ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रहार किया और उसकी करेंसी को ठीक वैसा ही बर्बाद कर दिया जैसे 1923 में